में था कि डॉक्टर बनना है, तो फिर 11th में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विद बायोलॉजी ली। जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, किसी पेशेंट को सही राय दी, उसकी बीमारी दूर हुई और सही गाइडेंस से वो आगे सही ट्रीट हुआ, उसकी जो ब्लेसिंग्स मिलती है, आई थिंक उसको हम उससे कंपेयर उसका मैच नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं योगेंद्र भंडारी, जो आप देख रहे हो योगेंद्र भंडारी ब्लॉग्स। तो आज हम ब्लॉग नहीं कर रहे हैं, अगेन हम कर रहे हैं हेल्थ टॉक। और हमारे साथ है डॉक्टर आयुष अग्रवाल, सीनियर रेडियोलॉजिस्ट, एमबीबीएस एमडी, है ना। तो पहले मैं सर्कल थोड़ा बता दूं। फेलोशिप किया सर ने रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजिस्ट FRCR लंदन। मैं बता दूं, पूरे नोएडा एक्सचेंज में इकलौते डॉक्टर हैं जो FRCR जिन्होंने लंदन से करी है। और साथ में सर से जानेंगे। तो सबसे पहले सर का मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आपने हमें समय दिया, टाइम निकाला। तो सबसे पहले सर रेडियोलॉजी के बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपने लाइफ की जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, बिल्कुल डीप स्टार्ट से। बॉर्न बॉटअप कहाँ हुआ, कहाँ स्कूलिंग हुआ, फिर रेडियोलॉजी की जर्नी कैसे हुई। ठीक है, तो मेरा प्लेस ऑफ बर्थ बुलंदशहर है। अच्छा, पास में 50 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। और फिर उसके बाद मेरी मेन स्कूलिंग जो हुई वो दिल्ली में हुई। सेंट कोलंबस स्कूल है, अशोक प्लेस, बिल्कुल सर, गोल मार्केट में है, जहाँ से शाहरुख खान भी पढ़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाहरुख खान भी है, राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये सब भी। अच्छा, सारे सेंट कोलंबस से पढ़े। हाँ हाँ, अच्छा, ग्रेट सर। तो इसके बाद 12th के बाद फिर मैंने PMT एग्ज़ाम दिया। फिर मैंने दिल्ली में ही ये UCMS और ये गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, यहाँ से MBBS की। फिर उसके बाद मैंने MD की रेडियोलॉजी में। तो PG एग्ज़ाम में मेरे काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। मैंने काफ़ी ऑल इंडिया एग्ज़ाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया PG एग्ज़ाम में 44 थी। दिल्ली में 3rd रैंक थी। और PGI चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम था उसमें ऑल इंडिया रैंक मेरी 24 थी। और UPSC का एक CMS एग्ज़ाम होता है, उसमें 25 थी मेरी ऑल इंडिया रैंक। तो इन सब के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं रेडियोलॉजी ब्रांच ऑप्ट करूँगा। और फिर मैंने MD की रेडियोलॉजी में। उसके बाद फिर सीनियर रेजिडेंसी की मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और LNJP हॉस्पिटल में, नंबर 1 कॉलेज है आई थिंक मेडिकल साइंस का। और इसके बाद फिर मैंने ये रॉयल कॉलेज की फेलोशिप एग्ज़ाम दिया, UK गया। और साथ में मैंने 1-2 फेलोशिप्स और की, फीटल मेडिसिन में और मस्कुलोस्केलेटल इमेजिंग, तो ये की। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की। और अभी फ़िलहाल मैं न्यूमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन में कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। और एक मेरा अपना अल्ट्रासाउंड क्लिनिक है, आयुष अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक्स, जो कि गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा पे है। ग्रेट सर, जितनी सारी आपने रैंक वगैरह की बात करी, उससे एक बात बहुत क्लियर है, तो स्कूल से मतलब एकेडमिक थे आप। राइट, ग्रेट सर, ये बहुत अच्छी बात है। सर कब कौन सी क्लास में आके लगा कि यार डॉक्टर बनना है? मैंने 9th क्लास में डिसाइड किया था कि साइंस स्ट्रीम में जाना है। और उस समय मैंने साथ में मतलब बायोलॉजी का, मेरा मेडिकल डॉक्टर बनने का मेरा मन था। हालांकि मुझे मैथ्स ज़्यादा पसंद थी, बट फिर एक मन में था कि डॉक्टर बनना है। तो फिर 11th में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विद बायोलॉजी ली। और बस फिर आगे PMT और आगे सफर आगे चलता ही चला गया। फैमिली में कोई और भी डॉक्टर है? नहीं, मैं अपनी फैमिली में पहला डॉक्टर हूँ। ग्रेट सर, कैसा महसूस होता है डॉक्टर बन के? नहीं, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि आज के जमाने में कि यार मतलब कुछ ऐसा करना है कि जिससे बहुत फेम मिले। मुझे ऐसा लगता है कि अब आज के समय में डॉक्टरी वो लाइन नहीं है जहाँ पर कि बहुत ज्यादा फेम मिलता हो। एक टाइम पे लोग भगवान को पूजा करते हैं, अभी पूछते हैं, बट तब जब सिर्फ अपने पे आती है। बट जनरल लाइफ में अगर कोई डॉक्टर को जाते हुए देखता है, मिलता है, तो मुझे लगता नहीं कि उतना फील कर पाते कि बहुत बड़ी बात है। तो आपको कितना प्राउड फील होता है कि नहीं होता है एज ए डॉक्टर? देखो,
फेम अपनी जगह एक अलग चीज है। फेम तो मुझे लगता है जो पॉलिटिशियंस हैं या जो राइट, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, हाँ। उनके फेम को तो कोई मैच नहीं कर पाएगा। लेकिन फेम से ज्यादा मुझे लगता है कि जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, किसी पेशेंट को सही राय दी, उसकी बीमारी दूर हुई और सही गाइडेंस से वो आगे सही ट्रीट हुआ, उसकी जो ब्लेसिंग्स मिलती है, आई थिंक उसको हम उससे कंपेयर उसका कोई मैच नहीं है। उसका मैच नहीं है वो कहीं से भी। उनके जो दिमाग में एक रेस्पेक्ट रहता है, वो रेस्पेक्ट मुझे नहीं लगता कि आप एक सेलिब्रिटी बन के वो पा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरे मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि रेडियोलॉजी वो डिपार्टमेंट है मेडिकल साइंस जो कि इसमें सबसे ज्यादा अच्छी रैंक लाने पे ही आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मिलता है। हाँ। और सभी आम लोगों को ये बात पता नहीं है। जनरली हम लोग ना रेडियोलॉजी को डॉक्टर समझते ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए मेन डॉक्टर वो डॉक्टर होता है जो हमें देखता है, कंसल्ट करता है। रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी मतलब ब्लड टेस्ट हो गया, कोई एक्सरे, ये सेकेंडरी चीजें हैं। हमारा मेन, हम लोग उस डॉक्टर से प्रभावित होते हैं जो हमें देखता है, कंसल्ट करते हैं। जबकि मेडिकल साइंस में रेडियोलॉजी मतलब मुझे लगता है नंबर 1 ब्रांच है। हर डॉक्टर स्टार्टिंग में रेडियोलॉजी सुनना चाहता है, वो चाहता है कि रेडियोलॉजी में मिल जाए। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई। जब मैंने ये ब्रांच चूज करी थी दिल्ली में, जब मेरा 3rd रैंक था, तो 4 सीटें थी जनरल कैटेगरी में रेडियोलॉजी में और 4th रैंक पे ही वो खत्म हो गई थी। ग्रेट। और ऑल इंडिया में भी मतलब बहुत जल्दी रेडियोलॉजी की सीट्स जब मैंने ऑप्ट की थी उस टाइम पे, फिर आज भी ट्रेंड वही बरकरार है। तो इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर ब्रांच रेडियोलॉजी है। तो मैं बताना चाहूँगा मेडिकल फील्ड में नंबर 1 अगर सबसे ज्यादा जो लोग पढ़ाई करते हैं वो रेडियोलॉजी डॉक्टर करते हैं, तभी जाके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आपको ब्रांच मिलती है। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक तो जो लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है एक रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर। हाँ, कई बार लोग उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि रेडियोग्राफर को समझते हैं टेक्नीशियन, और रेडियोलॉजिस्ट भी वही टेक्नीशियन है, जबकि रेडियोलॉजिस्ट एक प्रॉपर डॉक्टर है। बिल्कुल। और रेडियोग्राफर भी वो भी बीएससी करते हैं रेडियोग्राफी में, उनका भी एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है। वो ट्रेन एम्प्लॉय हैं, ट्रेंड एम्प्लॉय है। कहीं ना कहीं कैसे करना है, क्या करना उन्हें पता है, मतलब उनका काम इतना बट क्यों करना है, उससे क्या आउटपुट निकलेगा ये उन्हें नहीं पता। हाँ, तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। अब सही व्यू में आप अगर एक्सरे नहीं लोगे, हाँ, तो डॉक्टर भी उसमें क्या हेल्प कर पाएगा? कोई अच्छी तरह से रिपोर्ट नहीं बनेगी, आगे ट्रीटमेंट में भी दिक्कत आएगी। तो उनका काम स्पेशलाइज्ड है। तो एक तो रेडियोग्राफर और रेडियोलॉजिस्ट के बीच में डिफरेंस समझना जरूरी है। दूसरा ये चीज समझनी जरूरी है कि जो डॉक्टर जिसे हम देख, जो फिजिशियन है या सर्जन है, जिनको भी हम देख रहे हैं, तो वो डॉक्टर जिस बेसिस पे उस ट्रीटमेंट को कर रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, आप हो मैं हूँ, किसी को बाहर से देख के कुछ पहले जो हमारी अब से जब अल्ट्रासाउंड सीटी एमआरआई नहीं थे, मान लीजिए 1980 और उससे पहले के दशक में, तो उससे पहले बहुत ज्यादा डॉक्टर्स का रिलायंस रहता था कि भाई हम मरीज को सही से एग्जामिन करें। क्लिनिकल साइंस बनाए गए जिन जो मे बी एमबीबीएस टाइम पे और पढ़ाए जाते थे, तो वो साइंस रेडियोलॉजी में ये एडवांसमेंट्स नहीं थे। एक्सरे तो खैर काफी पहले से है, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग नहीं थी। तो उस टाइम पे जैसे कोई भी मान लीजिए कोई पेट में कोई गांठ हो किसी को, तो वो गांठ जब तक बहुत बड़ी नहीं हो जाती तब तक वो पैसे पता ही नहीं चलती थी बाहर से छूने में। अब वो जब हम सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं या अल्ट्रासाउंड में भी हम 1-1 सेंटीमीटर की गांठ भी पकड़ लेते हैं और बहुत शुरू में पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है। अब लोग कई बार सोचते हैं कि अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड कोई मशीन अपने आप अल्ट्रासाउंड नहीं करती। जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है डॉक्टर, उस डॉक्टर को वो कितना ढंग से देख रहा है चीजों को। बेसिकली जो डायग्नोज करने वाला पार्ट था, जो पहले डॉक्टर डायग्नोज करते थे, स्टेथ यूज करते थे वो हार्ट के लिए और चेस्ट में साउंड सुनने के लिए, और पेट में वो हाथ से करते थे, वो डायग्नोसिस वाला सारा पार्ट वो रेडियोलॉजिस्ट के पास है। तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मान लो रेडियोलॉजिस्ट ने सही डायग्नोसिस ही नहीं बनाया, तो आगे डॉक्टर ट्रीटमेंट किस चीज का करेगा? वो तो गलत चीज का ट्रीटमेंट करेगा, तो उससे आगे फिर आउटकम भी इतना सही नहीं होगा। शॉर्ट अगर आपको शॉर्ट करूँ सर, कट शॉर्ट करूँ तो मतलब ये बात कि अगर किसी भी टेस्ट की, खासकर अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी, एमआरआई, अगर रिपोर्ट ही क्लियर नहीं आएगी तो हमें एक्चुअल में पता ही नहीं लगेगा कि कौन से पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या मेडिसिन देनी है, कौन सा जो प्रॉब्लम है वो मेडिसिन से ठीक होगा या फिर ऑपरेट करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट कितना लंबा होगा, छोटा होगा। राइट? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो आप
टेस्ट करवाते हैं, जो रेडियोलॉजी काम है वो सबसे पूरा टफेस्ट काम है, जो कि जिससे हमारा जिसपे पूरा हमारा ट्रीटमेंट आगे का ट्रीटमेंट है ना? depend कैसे करता है। आप वो रेडियोलॉजी का भी पार्ट है और कुछ पार्ट उसमें पैथोलॉजी का भी है। जी अब रेडियोलॉजी इसलिए जब कई बार मरीज करते हैं कि नहीं जल्दी से अल्ट्रासाउंड कर दो, हमें डॉक्टर को दिखाना है। अरे पहले अल्ट्रासाउंड सही से हो जाएगा तभी तो डॉक्टर को दिखाओगे। राइट तो वो चीज वो जल्दबाजी ना करके अपना थोड़ा तसल्ली से काम कराए तो ज्यादा बेटर। ऐसी सीटी है एमआरआई की रिपोर्टिंग होती है, कहते हैं जल्दी से रिपोर्ट कर दो, डॉक्टर अपने आप देख लेंगे। तो वो जो चीज बोलते हैं कि डॉक्टर अपने आप देख लेंगे, वो एक्चुअली इस रिपोर्ट के बेसिस पे ही वो कुछ आगे बताएंगे आपको। बिल्कुल अगर ये रिपोर्ट ही सही से नहीं बनी तो आगे ट्रीटमेंट कैसे होगा। राइट जी सर। सर ये आपने कुछ कॉमन चीजों की बात करी, रेडियोलॉजिस्ट होते क्या हैं, क्या करते हैं, इसके बाद अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसे है अपनी ब्रांच में, मतलब कितना सेटिस्फैक्टरी है? नहीं, रेडियोलॉजी ब्रांच तो बहुत ही अच्छी ब्रांच है और इसमें दो चीजें हैं। एक तो हम करते हैं डायग्नोस्टिक पार्ट है जिसमें हम एक्सरे, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, डॉपलर ये सब हम रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। दूसरा पार्ट इसमें एक और जो और ज्यादा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है हम इसमें इंटरवेंशंस भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि मान लीजिए छाती में पानी आ गया, प्लूरल इफ्यूजन जिसे बोलते हैं। अब बहुत कम अमाउंट में 50 ml 40 ml है, तो वैसे अब डॉक्टर को कई बार जरूरत होती है कि यार इसका सैंपल हमें मिल जाए तो हम आराम से इसको फिर उसके बेसिस पे लैब में जो रिजल्ट आता है उसके टेस्टिंग के बाद हम उसे उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट शुरू कर ले। तो उन चीजों में हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में हम एकदम पिन बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे वो नीडल डालते हैं विद मिनिमल इन्वेजन हम उस चीज को। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए लिवर में कई बार पस बन जाता है, लिवर एब्सेस जिसे बोलते हैं। अब लिवर एब्सेस का पहले जो ट्रीटमेंट होता था कि पूरा ऑब्वियसली वो ओपन करते थे, ओपन करके फिर पूरे लिवर से वो पस निकालते थे, तो कितना बड़ा चीरा लगेगा उसमें, है ना। और अब क्या करते हैं, आप अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेंस में एक ट्यूब डाल देते हैं, उस ट्यूब को पिगटेल कैथेटर बोलते हैं, उसको डाल देते हैं, 7-8 दिन वो ट्यूब रहती है, उस ट्यूब से अपने आप ड्रेन हो जाता है। एक मुश्किल से 4-5 mm का एक इंसिजन देना पड़ता है उसमें। और कई बार तो छोटे होते एब्सेस होते हैं उनमें तो हम नॉर्मल एक नीडल से एस्पिरेट कर लेते हैं, जिस नीडल से हम ब्लड सैंपल लेते हैं ना, कोई मुझसे कोई मतलब कोई चीरा वीरा कोई स्कार भी नहीं बनता। तो रेडियोलॉजी ने, और मान लीजिए जैसे छाती में लंग में कोई गांठ है या पेट में कोई गांठ है, तो वो गांठें हम बड़े आसानी से अल्ट्रासाउंड में देखकर बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हम उन गांठों के बायोप्सी ले सकते हैं, जो कि बाहर से वैसे लेना पॉसिबल नहीं है। मतलब दिखता ही नहीं, विजिबल ही नहीं है, विजिबल ही नहीं। आप इधर उधर डालोगे, हो सकता है आप किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को ही हिट कर दो और एक अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन और क्रिएट कर दो। सर जब एमआरआई और सीटी इसके अभी तो खैर बहुत जनरल हो गया चीजें, और शायद फ्यूचर में इससे कुछ एडवांस कुछ चीजें निकलें, जब ये नहीं रही होंगी उस टाइम पे कितना मुश्किल रहा होगा ट्रीटमेंट बेसिकली। और ये ब्रांच मतलब स्टार्ट कब हुई होगी, मतलब ऐसा कुछ? देखिए, एक्सरेज की खोज हुई थी 1895 में। अच्छा, काफी पुरानी, हाँ, काफी टाइम। और ये जर्मनी में हुई थी। डॉक्टर विलियम रोंटगेन, जिन्हें फादर ऑफ रेडियोलॉजी बोला जाता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी नवंबर 8 को होता है, वो भी उनके उसके लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो हाँ, तो उसमें क्या था कि उस टाइम को उन्होंने एक्सीडेंटली ये रेज डिस्कवर करी, तो एक्स माने अननोन, तो उन्होंने अननोन रेज को एक्स रेज बोल दिया। तो उसके बाद उन्होंने अपने वाइफ का एक्सरे करके देखा हाथ का, तो उन्होंने देखा कि इसमें तो बोन्स दिख जाती हैं। तो उसके बाद से ही एक्सरेज यूज होने शुरू हो गए कि फ्रैक्चर डायग्नोज करने के लिए। वरना कई बार आप देखोगे बाहर से कई बार नहीं पता चलता मरीज को फ्रैक्चर है या नहीं है, और जब एक्सरे कराते तब आजकल तो बड़ा कॉमन ही हो गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलते हैं एक्सरे कराओ, उसके बाद देखेंगे। तो ये चीज हुई। बट शुरू में दिक्कत क्या थी कि उसमें रेडिएशन डोज बहुत ज्यादा था। क्लियर कर देता हूँ, एक्सरे और सीटी स्कैन ये दोनों इन्वेस्टिगेशन एक्सरेज यूज करती हैं, जो कि घातक आयनाइजिंग रेडिएशन है। मतलब कि इनसे अगर हम ज्यादा एक्सेस डोज मिलती है तो इससे हमारे शरीर को हार्मफुल रहती है। हार्मफुल कैसे रहती हैं कि हमारे शरीर में इससे कैंसर होने का भी रिस्क रहता है अगर ज्यादा हो जाए, ज्यादा एक्सपोजर हम लेते हैं, बार-बार एक्सरे होना। इसके अलावा जो दो दूसरी जांचें हैं, एक तो अल्ट्रासाउंड है और एमआरआई, उनमें आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती, वो उस एस्पेक्ट से बिल्कुल सेफ है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट हुए, ग्रिड्स आई, उसके बाद तरीके बने कि मशीन्स में एडवांसमेंट हुआ, तो
रेडिएशन एक्सपोजर काफी कम हो गया ओवर टाइम। अब तो सीटी स्कैन के भी नए जो स्कैनर्स हैं और अल्ट्रासाउंड की मशीन में इतने अच्छे स्कैनर्स हैं कि अब रेडिएशन वाला वो इशू नहीं है जो उस समय आता था। तो उस तरह से ये डेवलप हुए। सीटी स्कैन लगभग एकदम कॉमन यूज होने शुरू हुए बड़े बड़े सिटीज में। अब तो ये है कि ये छोटे छोटे शहरों में भी हर जगह आ गए हैं। एमआरआई का मान लीजिए अराउंड 2000 के अराउंड इनका एमआरआई भी लगने शुरू हुए। अल्ट्रासाउंड भी करीब 1980s 90s में आके स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे इनमें भी एडवांसमेंट्स आते जा रहे हैं और ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है। अब सीटी स्कैन में तो हम ऑलमोस्ट बॉडी के 0.5 mm या 1 mm तक के स्लाइसेस बना के हम स्टडी करते हैं। तो आप देखो कितनी ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी। दो चीज है इसमें। एक तो डायग्नोसिस वाला पार्ट है जिसमें कि मरीज किसी को कोई दिक्कत है तो वो अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, एमआरआई करा रहे हैं, तो उसमें तो रोल कोई अनक्वेश्चनेबल है, उसमें तो रोल है ही है। दूसरा पार्ट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला पार्ट। एक एज के बाद ऐसा, मैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनफैक्ट हर महीने में कुछ केसेस मैं खुद देखता हूँ कि कोई स्टडी हमने मान लीजिए सीटी स्कैन कराया किस चीज के लिए, ये सोचे कि ये दिक्कत होगी और बाद में पता चलता है इसमें ये और एडिशनल 2 दिक्कतें और मैं इसी बेस पर पूछ रहा, क्योंकि जहाँ मेट्रो सिटी में तो फिर भी आजकल ये एक्सरे और एमआरआई सीटी की फैसिलिटीज हैं और काफी हद तक लोगों को अवेयरनेस है। रेडियोलॉजी नाम का भी कोई डॉक्टर होता है, वही टेस्ट इतने इम्पोर्टेंट है। बट आज भी हमारे जो रूरल एरिया है जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, मतलब हम लोग ये अक्सर ये बातें करते हैं कि ना कि बहुत सारे स्टेट ऐसे जो कि बहुत नेचुरल हैं तो वहां पर ना बीमारियां होती नहीं है। बट जो मुझे लगता है, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि बीमारियां वहां पर थी, हैं और आगे भी होंगी। बट प्रॉब्लम बीमारी ना होना नहीं था कभी भी। प्रॉब्लम ये था कि उनको आइडेंटिफाई ही नहीं करा गया, कभी भी पता ही नहीं लग पाया क्योंकि वो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। बहुत लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि हम तो गांव में रहते हैं, शुद्ध हवा है, हमें कोई बीमारी होती नहीं। आप कभी हॉस्पिटल में देखो, मेरी प्रैक्टिस में मैंने कितनी बार ये देखा है कि लोग दूर दूर से गांव से आते हैं और उनके केस में मैंने ये नोटिस किया कि कोई मान लीजिए कोई गांठ है और वो शुरू में उन्होंने पिक ही नहीं हुई और जब तक हमारे पास आते हैं तब तक इतनी बड़ी गांठ हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि उनका इलाज भी संभव नहीं होता। फिर हमें मतलब एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के बजाय पैलिएटिव ट्रीटमेंट, मतलब कि सिम्टोमेटिक वैसा ट्रीटमेंट हमें एक पूरा ट्रीटमेंट हम उन्हें नहीं दे पाते, जो कि अगर वो शायद शुरू की स्टेज में आ जाते, इनिशियल टाइम पे आ जाते तो शायद हम उनको पूरा क्योर हो सकता था, कॉम्प्लिकेशन से बच सकते थे। तो ये चीज तो लोगों के मन में भ्रांति है कि बीमारियां नहीं होती। बीमारियां तो आप देखो इंडिया में तो देखो पोल्यूशन भी इतना है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है, वहां बीमारियां नहीं है क्या? वहां बीमारियां हैं, कैंसर भी है, सारी बीमारियां हैं। तो ये तो इस तरह से अगर कोई सोचता है कि हम वहां रहते हैं और वहां बीमारियां नहीं है, नेचर में रहते हैं, तो वो तो वाली बात है कि आप कोई बिल्ली आ रही है और आप कबूतर ने रेत में अपना सिर दबा लिया, उससे ऐसा तो नहीं है कि बिल्ली उसे नहीं खाएगी। तो जो बीमारियां हैं उनको सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अब पहले के लोगों पे जब ये इन्वेस्टिगेशंस नहीं थी, उस टाइम पे लोग नहीं कर पाते थे, तब तो एक मजबूरी वाली बात है। बट आज की डेट में जब ये फैसिलिटीज हैं तो अब तो सही मायने में, जैसे आप ये वीडियो बना रहे, अवेयरनेस की जरूरत है। अब एक उम्र है, मान लीजिए 50 साल की उम्र के बाद लोगों को अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। मैं यही आपसे पूछने वाला था कि एक आम जो ऑडियंस है, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, आप उनके लिए एज अ रेडियोलॉजिस्ट क्या एडवाइस दोगे, क्या एडवाइस करोगे, ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम किसी बड़ी प्रॉब्लम में ना आए हेल्थ वाइज, मतलब मेडिकल में फिट रहें। उसमें रेडियोलॉजी का मतलब कैसे आप यूज कर सकते हो, फ्रूटफुल यूज कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें देखिए बेसिक से टेस्ट की बात करूंगा मैं। एक तो चेस्ट एक्सरे हो गया, तो अगर 50 से ऊपर की एज हो गई है तो हमें साल नहीं तो 2 साल में एक बार तो कम से कम चेस्ट एक्सरे करा लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब 50 साल के बाद हर साल या फिर 2 साल में एक बार चेस्ट एक्सरे जरूर। अगर आपको बीच में कोई दिक्कत हुई है उस वजह से आपने करा लिया, वो तो हो गया। अदरवाइज मतलब 2 साल में रूटीन एक कराना चाहिए। बिल्कुल। कोई भी अगर मान लीजिए कैंसर की छोटी मोटी गांठ होगी और खास तौर से कोई स्मोकिंग करता है, उसमें तो वैसे भी लंग कैंसर का रिस्क ज्यादा रहता है। तो ये अब हर केस में तो हम सीटी स्कैन नहीं करेंगे, तो उसका कोई लॉजिक भी नहीं है।
बट एक्सरे बड़ी बेसिक सी इन्वेस्टिगेशन है, अगर ये भी करा ली जाए तो उससे बहुत सारी बीमारियों को हमें शुरू की स्टेज में पता चल पता जाएगा। लग जाएगा। इसी तरह से पेट की बीमारियों को देखने के लिए एक अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करा लिया जाए, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि कुछ बीमारियां हैं, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, कई लोगों को एकदम नहीं पता चलता, उन्हें कई बार वो किसी और काम से हॉस्पिटल आते हैं, पता चलता है मेरे को तो स्टोन्स भी हैं। कई बार उनकी कोई रसौली पता चलती है कि हाँ ये रसौली भी बन रही है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें आप अगर 2 साल में या 1 साल में एक बार करा लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका आगे के लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा। और हेल्थ चेकअप में ऑब्वियसली आपके ये शुगर, ये आपका डायबिटीज का हो गया, बीपी का हो गया। ये बीपी और डायबिटीज भी ऐसी बीमारियां हैं कि बहुत कॉमन और साइलेंट किलर्स है। लोगों को पता ही नहीं होता कि इनका बीपी बढ़ा हुआ है या इनको डायबिटीज की दिक्कत है। सर हम तो आजकल ऐसे लेते हैं बीपी शूगर की वजह से लोगों में ब्रेन हेमरेज हो, बिल्कुल सीटी स्कैन में आते हैं बिल्कुल, और फिर ऐसे हालत हो जाते हैं लकवा पड़ जाता है, क्या कर सकते हैं, क्योर करना ही मुश्किल है, तो प्रिवेंट हो ही नहीं पाता। फिर तो वही ना क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के बजाय पैलिएटिव ट्रीटमेंट में कि बस उसके जितने रिहेबिलिटेशन हो जितना ज्यादा हम जितना कर सकते हैं, लेकिन जो चीज प्रिवेंटिव उसमें कर सकते थे जिसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ती, उस चीज पे अपने एक लाइफस्टाइल के मतलब लोग थोड़ा सा ध्यान दें उस तरफ। बट लोगों को लगता है कि मैं तो बढ़िया हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और फिर ऐसी अनफॉर्चुनेट चीजें हो जाती हैं। फिर भाई बहुत लेंथी और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद भी वो रिजल्ट नहीं आ पाते जो अगर शायद वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की तरफ रहते तो ये दिक्कतें नहीं आती। सर ने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी कि स्पेशली 50+ लोगों को साल में और 2 साल में अपना एक चेस्ट एक्सरे और एक होल एब्डोमेन बॉडी का, ये तो मैं रेडियोलॉजी के बारे में, बाकी ब्लड टेस्ट होते हैं बेसिक अपने जो रूटीन टेस्ट है। रेडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चेस्ट एक्सरे और एक अल्ट्रासाउंड आपको साल में जरूर करना चाहिए। और एक फीमेल्स के लिए मैं बोलूंगा ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी करा लेनी चाहिए हर 3 साल में एक बार। मैमोग्राफी रेडियोलॉजी, हाँ रेडियोलॉजी का ही पार्ट है। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी करा लेनी चाहिए। इसके लिए कोई एज बार इतने से ऊपर या फिर आप 50 से ऊपर आप कर सकते हो। अच्छा 50 से ऊपर आप हर 3 साल में एक बार करा लेना चाहिए। हमारी NHS जो यूके की जो गाइडलाइंस हैं उसमें तो 40 से ऊपर करते हैं, 40 to 70 की एज में करते हैं। तो उसमें इतना मतलब क्योंकि इंडिया में तो इतना डेटा रजिस्ट्रेशन इतना नहीं रहता, तो उन्होंने जो डेटा देखा है उसमें डेफिनेटली बहुत बेनिफिट हुआ है। बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर शुरू की स्टेज में पिक हुए हैं, और शुरू की स्टेज में पिक होने से फायदा क्या होता है कि एक बहुत छोटी सर्जरी से ही वो पूरा क्योर हो जाता है। एक बार वो कैंसर बड़ा हो गया तो उसको उतना ही बड़ा आपको सर्जिकल इंसिजन देना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा फिर कीमो रेडियोथेरेपी और आगे का ट्रीटमेंट बढ़ जाता है। तो ये जांचें, प्रिवेंटिव चेकअप वाली जांचें कराना बहुत जरूरी है। इसमें रेडियोलॉजी भी है, पैथोलॉजी भी है, कुछ फिजिशियन का कंसल्टेशन है, गायनेकोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन है फीमेल के केस में, ये सब चीजें, कार्डियोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन है। ये सब चीजें बड़ी बेसिक और बहुत जरूरी हैं। इनको आप इग्नोर करेंगे तो फिर आगे कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमसे शेयर करी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स को इससे बड़ा हेल्प मिलेगी लाइफ के अंदर, और क्योंकि जनरल लाइफ की चीज़ें हैं ये पता भी होनी चाहिए। हेल्थ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हेल्थ है तो तभी वेल्थ है, वरना वेल्थ का कोई फायदा नहीं है हेल्थ नहीं। तो थैंक यू सो मच सर, सबसे पहली वेल्थ तो आपकी हेल्थ ही है। बिल्कुल सर, तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी वीडियो देखने में सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।